हेलो एवरीवन। वेलकम टू द जियो इकोलॉजिस्ट। मैं हूं डॉक्टर कृष्णानंद और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस हिंदी माध्यम वाले सीरीज में जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं इवोल्यूशन ऑफ ज्योग्राफिकल थॉट। इंग्लिश मीडियम के लिए हमने ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना रखी है, सो इफ यू आर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट यू कैन गो टू द प्लेलिस्ट विच इज देयर ऑलरेडी। सो नाउ आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं स्कूल्स ऑफ थॉट की, जिसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ जर्मन स्कूल ऑफ थॉट। तो अब जैसा कि आपको पिछले वीडियोस में भी मैंने बताया था, 1860s में और 70s में जर्मनी में ज्योग्राफी जो है वो यूनिवर्सिटी सिस्टम का हिस्सा बना और पहली बार मॉडर्न ज्योग्राफी यहां से शुरू होती है, जिसको हम बोलते हैं कि जब ज्योग्राफी एक सब्जेक्ट मैटर की तरह यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाने लगा, जब उसमें डिग्री ली जा सकती थी, जब प्रोफेसर्स अपॉइंट हुए, स्टूडेंट्स ने एडमिशन लेना शुरू किया। तो ये वाला जो फेज है यहां से शुरू होता है और इसमें जर्मनी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। वहां पे जितने बड़े स्कॉलर्स हैं वो आज के डेट में आप देखेंगे उन्हीं के टॉपिक्स को, उन्हीं के थियरीज को हम अपने सिलेबस में कहीं ना कहीं पढ़ते हैं। तो शुरुआत मॉडर्न फेज में स्कूल्स ऑफ थॉट में हम जर्मनी से ही करते हैं। तो आइए इस वीडियो को देखिए आखिरी तक, समझिए और ये आपको सारे एग्जाम्स के लिए रिविजन्स में काम आएगा। और इन वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर जरूर करिए और अपना कमेंट जरूर छोड़िए और अपने यूनिवर्सिटी के नाम के साथ अगर आप लिखेंगे लोकेशन के साथ तो मैं समझूंगा कि आप कहाँ से देख पा रहे हैं। और अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि ये पूरा सीरीज हम खत्म करने वाले हैं एवोल्यूशन ऑफ ज्योग्राफिकल थॉट पे। तो आइए सीखते हैं कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ जर्मन स्कूल ऑफ ज्योग्राफिकल थॉट। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक शब्द यूज किया गया है, पोस्ट क्लासिकल पीरियड। तो क्लासिकल पीरियड और प्री क्लासिकल में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है स्कॉलर्स जैसे वेरेनियस और इमानुएल कैंट को, उनके कंट्रीब्यूशन को। क्लासिकल में हमने देखा अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट और कार्ल रिटर के कंट्रीब्यूशन को। और अब आता है पोस्ट क्लासिकल फेज। पोस्ट क्लासिकल फेज का मतलब जब ज्योग्राफी यूनिवर्सिटी सब्जेक्ट बना फाइनली, राइट। अब तक ज्योग्राफी सब्जेक्ट की तरह ट्रीट नहीं किया जाता था। तो जर्मनी में आप देखेंगे पोस्ट क्लासिकल स्कूल में आप देखेंगे कि 1866 से 1870, जो कि प्रशिया एक रीजन है, आप देखिए जर्मनी का हिस्सा यहां पे पहले हुआ करता था, ये प्रशिया में पहली बार ज्योग्राफी शुरू होता है, ज्योग्राफी डिपार्टमेंट शुरू किया जाता है। पहली बार वहां पे प्रोफेसर्स अपॉइंट किए जाते हैं। तो यहीं से शुरुआत होती है एक फॉर्मल ज्योग्राफी की। अब इसको बनाने के लिए क्या बनाना पड़ेगा? सिलेबस बनाना पड़ेगा। डिग्री देने के लिए क्या पढ़ाया जाएगा? कंटेंट मैटर बनाना पड़ेगा। तो जर्मन स्कूल ऑफ ज्योग्राफी का कंट्रीब्यूशन इस कंटेंट में बहुत इंपॉर्टेंट है। आज भी जो हम सिलेबस पढ़ते हैं उसमें आप देखेंगे फिजिकल ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी के जितने भी सब डिसिप्लिन्स हैं, सब पार्ट्स हैं, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे रूट करेंगे। तो आइए समझते हैं इसको। तो इससे पहले जो ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटीज थी वहां पे रिलीजियस पॉलिटिकल आइडियाज बहुत थे। अब यहां से आप देखेंगे कि नई यूनिवर्सिटीज ने नए साइंटिफिक एडवांसमेंट के साथ नया सब्जेक्ट्स को प्रमोट करना शुरू किया। और ये यूनिवर्सिटी ऑफ बर्लिन में ऑलरेडी शुरू हो चुका था 1809 में कि नए नए थॉट को वो प्रमोट कर रहे थे और कम्युनिटी ऑफ स्कॉलर्स बना रहे थे। तो इसी में सबसे पहले अगर आप देखेंगे 1870s में ऑस्कर पेशल जो है वो पहले प्रोफेसर बनते हैं ज्योग्राफी में, जिनको अपॉइंट किया गया। और यूनिवर्सिटी है लेप्जिग में 1871 में यहां शुरू होता है। अब इनका कंट्रीब्यूशन क्या है? बेसिकली ये हिस्टोरिकल ज्योग्राफर थे, हिस्ट्री ऑफ ज्योग्राफी पे इन्होंने काम किया, लेकिन फील्ड वर्क भी इन्होंने किया। और फियोर्ड्स जो है आप देखेंगे, जो नॉर्वेयन फियोर्ड्स है, जो लैंडफॉर्म्स हमने ग्लेशियल लैंडफॉर्म्स में पढ़ा, वो इनका एक फोटे था, उस पे इन्होंने काम किया, ग्लेशियल लेक्स पे काम किया। और ही इज कंसिडर्ड एज फाउंडर्स ऑफ मॉडर्न फिजिकल ज्योग्राफी, ऑस्कर पेशल। तो ये पहले स्कॉलर हैं। अब फर्दर देखेंगे फर्डिनेंड वॉन रिचोफेन। रिचोफेन बहुत इंटरेस्टिंग स्कॉलर हैं और देखिए इनका जो वे ऑफ लर्निंग था वो बेसिकली अर्थ सिस्टम साइंस से रिलेटेड है, यानी साइंस ऑफ अर्थ सरफेस पे इन्होंने फोकस किया और उसकी कॉजली इंटर रिलेटेड यानी फंक्शनल एनालिसिस, कॉजल रिलेशनशिप कि किस चीज से क्या होता है, राइट, कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप जिसको बोलते हैं। तो एल्प्स एंड कार्पेथियन माउंटेन सिस्टम पे इन्होंने जियोलॉजिकल स्टडीज की। फर्दर आप देखेंगे कि गोबी डेजर्ट जो है चाइना में, उस पे इन्होंने जो लोएस मटेरियल है, जो हमने हुआंगहो येलो रिवर के लिए पढ़ा था कॉन्टेक्स्ट में, ये पहले थे जिन्होंने ये विंड ब्लोन डस्ट की बात की और लोएस डिपोजिशन की बात की और इसके जियोलॉजिकल फॉर्मेशन की बात की थी। फर्दर इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया जो कई बार एग्जाम्स में पूछा जाएगा कि ये स्टेटमेंट किसने दिया। तो देखिए, इट्स डिस्टिंक्टिव पर्पस ऑफ ज्योग्राफी टू फोकस ऑन डाइवर्स फेनोमेना दैट अकर्स इन इंटर रिलेशंस ऑन फेस ऑफ द अर्थ। कि हमारा टारगेट है कि जितना ये डाइवर्सिटी है
उसको पढ़ना चाहिए हमें। और फर्दर इन्होंने कहा कि हाईएस्ट गोल ऑफ ज्योग्राफी क्या है, वो है एक्सप्लोरेशन ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप्स टू फिजिकल अर्थ। राइट, तो जहां भी हम देखते हैं ह्यूमन रिलेशनशिप्स क्या है, ऑस्ट्रेलिया में अलग रिलेशनशिप है, अफ्रीका में अलग है, यूरोप में अलग है। तो जिस भी रीजन में जाएंगे वहां पे इंसानों का रिलेशनशिप विद फिजिकल अर्थ यूनिक है, इंटरेस्टिंग है। तो फिजिकल फीचर्स के साथ साथ आपको क्या करना है, ह्यूमन रिलेशनशिप्स को आइडेंटिफाई करना ज्योग्राफी का क्या है, हाईएस्ट गोल है अकॉर्डिंग टू रिचोफिन। और इन्होंने पहले जर्मन स्कॉलर थे जिन्होंने ज्योग्राफी को जनरल एंड स्पेशल, जो कि वेरेनियस ने किया था, उसको प्रॉपरली इन्होंने डिफरेंशिएट किया। अब आते हैं रिचोफिन ने जो एक टर्म यूज किया जो आगे जाके और फेमस हुआ, कोरोलॉजी, जिसको उन्होंने कोरोग्राफी यानी नॉन एक्सप्लेनेटरी डिस्क्रिप्शन से अलग किया सिस्टमैटिक ज्योग्राफी में। तो इसमें इन्होंने एक काम क्या किया, इन्होंने अलग अलग स्टडी एरियाज में डिफरेंट स्केल्स पे, आप देखेंगे स्केल्स की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है यहाँ। राइट, तो अलग अलग स्केल्स पे पहले पूरे वर्ल्ड को मेजर डिविजन्स में बांटा, फिर मेजर रीजन्स में बांटा, फिर स्मॉल रीजन्स में, फिर लोकल में। तो आप देखेंगे लोकल से ग्लोबल स्केल तक कैसे आप एक फिनोमेना को पढ़ते हैं, ये रिचोफिन ने हमें सिखाया जर्मन स्कूल में। और फर्दर बात करते हैं जिनको हमने पॉलिटिकल ज्योग्राफी में ऑलरेडी पढ़ा है, वो है फ्रेडरिक रैट्जेल। और इन्होंने जर्मन व्यू पॉइंट को 1890s में बहुत चेंज किया, और ये डार्विन के थियरी से बहुत इन्फ्लुएंस थे। और डार्विन की थियरी जो है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो आपने सुना होगा ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के अंदर, और उसमें कैसे एक स्पीसीज ग्रो करता है और अपने आसपास के ऊपर इन्फ्लुएंस डालता है, कैसे स्ट्रगल करता है, नेचुरल सिलेक्शन, इन सब को इन्होंने क्या किया, लिंक कर दिया स्टेट के साथ, जिनका कंट्रीब्यूशन है ह्यूमन ज्योग्राफी में, पॉलिटिकल ज्योग्राफी में। तो इन्होंने एक नया वर्ड कॉइन किया, एंथ्रोपोजोग्राफी। और एंथ्रोपोजोग्राफी पहली बार पब्लिश होता है 1882 में, बाद में इसके और वॉल्यूम्स आए लेटर ऑन। और इसमें आप देखेंगे जो आइडिया इनका था वो था इकोलॉजी का, जो अर्नस्ट हेकल थे जिन्होंने इकोलॉजी वर्ड दिया था डार्विन से इंस्पायर होके, उसी से इनका काम इंस्पायर्ड था। तो इन्होंने जो काम किया उसमें इन्होंने 1897 में पॉलिटिकल ज्योग्राफी नाम की किताब लिखी, जिसमें इन्होंने स्टेट को ऑर्गेनिज्म से कंपेयर किया कि जैसे एक स्टेट को भूख लगती है ऑर्गेनिज्म को, वैसे स्टेट को भूख लगेगी तो क्या करेगा, वो बहुत सारा चीज कंज्यूम करेगा, उसकी डिमांड होगी, और वो ग्रो भी करेगा, मतलब आउटवर्ड एक्सपैंड करेगा। अब सोचिए, कहीं ना कहीं इन्होंने ये चीज की प्रेरणा दी कि स्टेट ऑर्गेनिज्म की तरह ही है, वो धीरे धीरे ग्रो करेगा तो आसपास का एरिया अपने अंदर लेगा। यानी अगर आप एक्सपेंशन करना चाहते हैं तो वो गलत नहीं है, वो इकोलॉजिकल है। यही से कहीं ना कहीं सीड डला कि हर कंट्री दूसरे के ऊपर चढ़ाई कर रही थी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, सुप्रीमेसी की जो लड़ाई थी, कहीं ना कहीं आप देखेंगे यहां से इसकी सीड डली हुई थी। अब बात करते हैं कि लेबेंसरॉम जो है, लिविंग स्पेस का जो कॉन्सेप्ट है, ये रैट्जेल ने 1901 में दिया, जो कि बायोज्योग्राफी और पॉलिटिकल ज्योग्राफी का कॉम्बिनेशन है एक तरीके से। और इसमें एक शब्द आता है जो इनके ही एक आगे के स्कॉलर हैं, जेलन, इन्होंने 1899 में इसको पॉलिटिक्स नहीं, जियोपॉलिटिक में कॉइन किया और इसको बताया। और ऑटार्की का भी कॉन्सेप्ट आप फर्दर देखेंगे, जहां पे इन्होंने कहा कि नेशन हैड टू बी सेल्फ सफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेज एंड टेरिटरी, तभी आप एक्सटर्नल थ्रेट से बच पाएंगे। जैसे आपकी डिपेंडेंसी हो गई बगल वाले पे, तो आप थ्रेट से बच नहीं पाएंगे। और रोम का जो कॉन्सेप्ट है, लेबेंस रोम स्पेस, इसको इन्होंने बहुत अच्छे से बताया, इसमें नेशनलिस्ट एक्सपेंशन की बात की। और रैट्जेल का जो कॉन्सेप्ट था उसी से फर्दर आगे के स्कॉलर्स ने इस पे काम करके इसको और ज्यादा प्रोमिनेंटली वर्ल्ड वॉर 1 और 2 के टाइम पे बताया। तो हिस्ट्री ऑफ माइनकाइंड इन्होंने 1896 में पब्लिश की। और आगे के जो स्कॉलर हैं उनका देखिए, एल्फ्रेड हेटनर, जो कि रीजनल ज्योग्राफी के सबसे बड़े फाउंडेशन पिलर बने 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग में। तो लगभग 1905 1907 में इन्होंने एक किताब लिखी, यूरोप, और उसके बाद 1924 में फाउंडेशंस ऑफ रीजनल ज्योग्राफी। ये दोनों किताबें बहुत इंपॉर्टेंट थी, और इसमें कोरोलॉजी जो पीछे रिचोफिन का काम था, और आगे इस काम ने कार्लो सावर और रिचर्ड हार्टशॉन को भी इंस्पायर किया एरियल डिफरेंशिएशन तक पहुंचने के लिए। तो हेटनर जो है वो बेसिकली बोलते हैं कि ज्योग्राफी क्या है, कोरोलॉजिकल साइंस है, स्टडी ऑफ रीजन्स है, यूनिकनेस है। राइट, और इसमें फर्दर रीजनल ज्योग्राफी में उन्होंने रीजनल अप्रोच को अच्छे से बताया और डिटेल में डिस्कस किया। और एक और स्कॉलर हैं जिन्होंने अर्ध फर्दर 1911 में कंट्रीब्यूट किया, ऑटो श्लूटर। अगर आप देखेंगे कल्चरल लैंडस्केप, जो कि बाद में अमेरिकन स्कॉलर फर्दर आप देखेंगे जो कार्लो सावर हैं, उन्होंने वहीं से इसको लिया और अमेरिका में अप्लाई किया। तो इसका जो कॉन्सेप्ट है ऑटो श्लूटर का, अर्बन लैंडस्केप, ये बात करते हैं अर्बन लैंडस्केप, कल्चरल लैंडस्केप, इन सब का कॉन्सेप्ट यहां से आता है श्लूटर से, जो कि बाद में अमेरिका पहुंचा। तो कई बार क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं उसमें कंफ्यूजन होता है कि किसका कॉन्सेप्ट है कल्चरल लैंडस्केप। तो ओरिजिनली
श्लूटर ने 1907-1900 में दिया नेचुरल लैंडस्केप एंड कल्चरल लैंडस्केप। जर्मन में देखिए नेचुरल लैंडशैफ्ट और कल्चरल लैंडशैफ्ट कहते हैं। अब इसी से इंस्पायर होकर 1925 में अमेरिकन जोग्राफर जो थे कार्लो सावर, इन्होंने काम किया और इन्होंने अपना काम क्या लिखा, मॉर्फोलॉजी ऑफ लैंडस्केप। तो कार्लो सावर है अमेरिकन जोग्राफर, इसको जर्मन में हम नहीं रखते, लेकिन कंफ्यूजन ना हो इसलिए आपको हमने यहां बताया कि श्लूटर से इंस्पायर्ड आइडिया था इनका। और बाद में कार्लो सावर स्कूल ऑफ थॉट बहुत फेमस हुआ अमेरिका में, फाउंडेशंस ऑफ कल्चरल ज्योग्राफी बना। अब बात करते हैं एक और कंफ्यूजन की, वो है जियोपॉलिटिक्स और लेबेंसरॉम किसने क्या दिया, इसको एक बार में समझ लीजिए। तो जियोपॉलिटिक जो था वो रुडोल्फ जेलेन ने दिया, ये स्वीडिश पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे, इंस्पायर्ड बाय जर्मन स्कॉलर रैट्जेल, 1899 में आते हैं। जियोपॉलिटिक्स जो ये वर्ड है ओरिजिनली कहां से आता है, रैट्जेल से ही आता है, लेकिन बाद में इसमें मैकिंडर काम करते हैं, स्पीकमैन काम करते हैं, और फर्दर आप देखेंगे ये ब्रॉड होता है, और बाद में इस पे हॉसोफर नाम के जो स्कॉलर हैं वो काम करते हैं। और लेबेंसरॉम रैट्जेल का कॉन्सेप्ट था लिविंग स्पेस का एंथ्रोपोजोग्राफी में, और यही प्रोमिनेंट था इन सब के पीछे, जहां पे नाजीज ने सोचा कि एक्सपेंशन करना तो हमारा नेशनलिज्म को प्रमोट करना है, राइट। अब फर्दर आते हैं और देखते हैं कि और कौन कौन से स्कॉलर्स हैं, और इन शॉर्ट हमने इन सबको पढ़ा है कहीं ना कहीं पूरे ज्योग्राफी में। और एल्बर्ट पेंक जियोमॉर्फोलॉजी में थे, कोपेन क्लाइमेटोलॉजी में, शॉर्ट ओशनोग्राफी में, फिलिप्सन जियोलॉजी जियोमॉर्फोलॉजी में, क्रिस्टलर का सेंट्रल प्लेस थियरी हमने ऑलरेडी वीडियो इस पर बना रखी है, आप देख सकते हैं। जेलन ने जियोपॉलिटिक वर्ड कॉइन किया, और जो हॉसफर है एक तरीके से एक गाइडिंग गुरु थे हिटलर के, अगर आप देखें, इन्होंने जियोपॉलिटिक्स एंड लेवेंसरॉम को एक्सपैंड किया, इन्होंने पैन रीजन्स थियरी दिया, जो कि आप पॉलिटिकल ज्योग्राफी प्लेलिस्ट में जाके पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं। तो ये सारे जर्मन्स थे जिनका बहुत वैल्यूबल कंट्रीब्यूशन है अलग अलग ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी में। तो मैं आशा करता हूं कि ये जो जर्मन स्कूल का कंट्रीब्यूशन है ये आपको समझ में आया होगा। और गौर करिए, इसमें बहुत सारे स्कॉलर हैं, उनके स्टेटमेंट्स हैं, उनके कीवर्ड्स हैं, उनकी लिखी गई किताबों के नेम हैं और ईयर हैं और की टर्मिनोलॉजी है। यही आपको एग्जामिनेशन के लिए हेल्प करेगा। तो इसको आप अच्छे से रिवाइज करिए, इन वीडियोस को रिवीजन के लिए यूज करिए, और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करिए, और कमेंट करना मत भूलिए, ताकि हम ये जान पाएं कि आप कहां से ये वीडियो देख रहे हैं। सो ऑल द बेस्ट विशेस टू ऑल द लर्नर्स। मिलते हैं अगले वीडियो में और देखेंगे फ्रेंच स्कूल ऑफ ज्योग्राफिकल थॉट।